ना टीवी पकड़ ले फिर अच्छा हो जाएगा, तो वो क्या बोला, अरे मतलब क्या कुछ ही बोलता है। आज उनको इस बात का एहसास होता है हाँ कि अमित जी ने आज से 15 साल पहले जो बोला था वो सही है। नहीं यार, आज के टाइम में टीवी इतना बड़ा हो गया यार। मैं कहाँ था, यूएसए में था यार मैं वहाँ पे। वो आपकी डरबन फॉलो करते हैं, वो आपकी डरबन की परफॉर्मेंस देख लीजिए हाँ जो आपने किया था। साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे टीवी का रीच जो है ना बहुत बड़ा है। और आज के अलग अलग देशों में ना डब हो गया, ग्लैमराइज हो गया। हाँ डब होके चलता है। अफ्रीका में इंग्लिश में डब होके शो चल रहे हैं, रशिया में उनकी लैंग्वेज में चल रहा है, यूएसए में इंग्लिश में डब होके चल रहा है। हर कॉर्नर पे आप जाओ टीवी बहुत बड़ा हो गया, सुपर हो गया, फैंटास्टिक। इवन कल हम रेड कारपेट पे गए थे तो वहाँ पे इंडोनेशिया की मीडिया आई थी। मैं बोला भाई आप यहाँ से कोई पहचानेगा, आप इंडोनेशिया? बोले भाई पूछो मत, बहुत बड़ा बज़ है। मतलब हमें जो टीआरपी हम इनको लेके जाएंगे ना, वो हमारे कंट्री में हमारे लोग को नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन बोलते बहुत ज़्यादा, तो ये देखते हैं हमें टीआरपी बहुत मिलती है, बहुत कुछ होता है। और उनको एक छोटी सी जगह दी थी कि आप हमारे इंडियन मीडिया को डिस्टर्ब मत करना, इतनी रहो, आपको बाइक मिलती है तो लो, नहीं मिलती तो लो, आपको शॉर्ट चाहिए। उनको एक्चुअल कल्चर बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जितने भी रियलिटी शोज बाहर होते हैं उन सबका एक एक कॉपी है हमारे पास। केबीसी ले लीजिए आप, खतरों के खिलाड़ी ले लीजिए, फियर फैक्टर जो पहले आता था, ये थोड़ी मुझे पचती नहीं है चीज़ की। खुद का कुछ नहीं है, अब इतना ग्लैमराइज हो गया है सास बहू, क्योंकि ये भी देखते हैं सब अपने जितनी मम्मी हैं बहनें, बाहर के भी लोग रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो कनाडा में बस गए हो इंडियंस। तो बड़ा इसीलिए हो गया कि तरह तरह की वैरायटी है, रियलिटी शोज भी हैं, सिंगिंग ऑडिशन हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं यार। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक से एक जुड़े हुए हैं सब लोग। पहले न्यूज़ आपके अलग अलग यूनिट्स होते हैं रोज नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहले ये मीडिया में सिर्फ लहरें चल रहा था। लहर, हाँ यार लहर की आज की वीडियोस देखो यूट्यूब पे, रेट्रो लहरें। हाँ सुपर है ना। तो पुराने पुराने इंटरव्यूज देखेंगे। होटल किया और फिर टीवी में एडजस्ट करा था। अच्छा जब हम ये जब आपका सागर से वाला जो होता था, हाँ वो वाले टाइम जब स्टार्ट वो टाइम इस टाइम का उस टाइम देख रहा था लहर में बाजीगर का एक इंटरव्यू चल रहा था, शाहरुख का प्रीमियर बाजीगर प्रीमियर प्रीमियर था या सेट ऑन लोकेशन दे वर शूटिंग। अच्छा बड़ा वाला जो मोबाइल फोन, हाँ बड़ा वाला जो फोन होता था जो हमारे घर में होता था, बटन दबाते थे। अच्छा लैंडलाइन। हाँ तो प्रॉपर बात हो रही थी, प्रॉपर, और वो कैमरा लगी थी शाहरुख खान ने और बातें कर रहे थे अच्छे से, तसल्ली से, हम आपके बहुत बड़े फैन, अच्छा और ये ऐसे आप देखना वो वीडियो बहुत अच्छा है। और 2007 में ये भी रेट्रो ही लगेगा, ये भी हम कर रहे हैं। पहले लेटर्स आते थे ना फैंस के घर पे पहुंचना, लेटर्स ये सब। ब्लैक कॉफी लेना, अरे हम इसके फैन, इसको लॉन्च करो, ऐसे करो, ऐसा है। इवन शोज का जो भी जैसे बीच में रैप अप हो जाते हैं तो लोग डालते हैं, पता है? हाँ है ना, हाँ यार। अभी तक उसमें मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक पे, बीइंग नवाजुद्दीन करके, उस पे नवाजुद्दीन अपने मैसेज पढ़ते थे अपने लिए। एक फैन ने लिखा था कि आप जब हीरो बन गए, अब मेरा दूध वाला, चाय वाला और जो भी अपने आप को हीरो समझता है, क्योंकि आप बन गए। तो नवाजुद्दीन सेठ के ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि एक चाय वाला, चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? वो नवाजुद्दीन है, मतलब नवाजुद्दीन अपने को यूं करते हैं, लो मार लो, हाँ ऐसे कर लेते हैं यार, ही सो टैलेंटेड यार, सो टैलेंटेड। और एक कहते हैं ना कि ज्वालामुखी का हीरा तपा हुआ है, वो 20 साल तपा है। लगा एक्टिंग बेस से उनका जो टैलेंट है, अपनी एक्टिंग से वो इतना आगे निकल आया है। हम लोग, मुझे याद है कि मैंने रामायण भी नहीं किया था, हम लोग बहुत पहले किसी फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड के वहाँ पे मिले थे, घर पे बैठे हुए थे, तब नवाज कुछ मतलब एक्टर, मतलब थिएटर करते थे, की बात हो रही थी, वो टेलिंग मी कि मैं लगा हुआ हूँ, कुछ अलग एक्टिंग है, कुछ अलग नेचुरल एक्टिंग, वो बहुत बिलीव करते हैं ना नेचुरल एक्टिंग का, उसमें बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, किसी को पसंद आता है, बस करना है, लगा हुआ बस हो जाएगा एक दिन। लुक एट हिम, वही सनम ने बीट कर दिया था। हाँ सनम के सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे यार। इवन नीरजा को लोग अच्छा बोलते हैं। हाँ नीरजा अच्छा वो है नहीं अच्छा यार, देख नीरजा अलीगढ़ देंगे, अलीगढ़ किसकी बैक टू बैक उन्होंने राजकुमार को लिया ना, पर इसमें तो शायद मनोज वाजपेयी बाजी मारे। मनोज वाजपेयी यार कमाल एक्टर है। इनफैक्ट कितना डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्टर के लिए 85, 86 की स्टोरी दिखा रहे हैं, वो सारा कॉस्ट्यूम,
घर का सेटअप अलग होता था ना। उन लोगों ने मतलब जो एक्सपीरियंस उनका था, जो उस टाइम में फंसे हुए थे, उनके कन्वर्सेशन से लिया हुआ है तो जो हुआ है एक्चुअल वैसा सबसे इंटरव्यू लिया कि क्या हुआ होगा। रिसर्च, हाँ पूरा रिसर्च पे ये अलग कुछ मन से नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट ये अपना एंटरटेनमेंट लिबर्टी होगा तो होगा, पर उसमें तो नहीं रखा होगा। उसमें यह बहुत ऑथेंटिक और बहुत चीज किया, कॉस्ट्यूमिंग पूरा बदल गया है वैसा, लेकिन जो फील है वो रखा है। घर का सेटअप अलग होता था पहले, एक हॉल में लोग घर में एक ही डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, सुपर्ब ना, देख अच्छी लगी ना। तो देखना यार, फ्राइडे को 4.6 CR का वो था ओपनिंग का, एंड सैटरडे को 7 सीधा 7 यार। और आज संडे तो आज और आज भी संडे तो टोटल बोल रहे हैं मैं टेक ऑफ कर लिया। हाँ। ओ रमेश काफी लिया। वाह। हाँ गाओ सब लोग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. आ जाओ भाई, एवरीबॉडी। एक ऐसा कैमरा पर टीवी बनाने लगी क्या नाम है ऐसा से? हाँ? बिल्कुल एकदम एक एक Dexter is looking at you for the cake. अच्छा डेक्स्टर को बुला देता हूँ। अरे राइस केक हाँ मतलब ऑफ कोर्स लेकिन देना नहीं इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हो गया डन, डेक्स्टर हो गया, ओके। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू डियर। जानना चाहेंगे आपसे कितने साल के हो गए आप? कितने साल का? ये बड़ा खतरनाक आपने पूछ लिया है, कोई बता। हाँ नहीं, अभी बस मैं 18-19 साल का हुआ हूँ। हाँ हमेशा मैं जवान फील करता हूँ। तो इतने सारे आपने बर्थडे सेलिब्रेट किए, कौन सा बर्थडे आपका स्पेशल बहुत रहा जो आपको अभी भी याद आता है? कोई बचपन का है आपका, कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से? यार हमेशा बर्थडे जो है वो स्पेशल होता है, हर साल लगता है, लेकिन हर साल लगता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर जो है वो तब लगता है कि यार ये ज़्यादा अच्छा है। कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे घर वाले जो फ्रेंड्स जो प्लानिंग करते हैं वो बेचारे बहुत प्लानिंग के साथ प्लान करते हैं कि मुझे सरप्राइज़ दे पाएँ, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम चल जाता है कि वो लोग क्या प्लान करने वाले हैं और मुझे एक्टिंग करनी पड़ती कि ओह अच्छा तो या वेल हर साल मेरे लिए स्पेशल है। क्योंकि आपको इतने सारे तोहफे मिले होंगे और आप देते भी होंगे, तो क्या पसंद करते हैं, तोहफे लेना या देना? वेल गिफ्ट्स मुझे लेना ज़्यादा पसंद है। तो कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको हमेशा आपकी मेमोरीज में रहता है, यार वो मुझे पेंसिल मिली थी या मुझे रबर मिली थी या इतना बड़ा अवार्ड मिला था मेरी किसी फिल्म के या किसी उसके लिए, आपकी वाइफ से कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो या पेरेंट्स से मिला हो जो आपको बेहद अभी भी आपके दिल के करीब है और वो आपने अभी भी संभाल के रखा हुआ है? वेल घर वाले जब भी फ़ोन कर देते हैं या मिलने आ जाते हैं, उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे फैंस हैं वो हर साल कुछ ना कुछ यूनिक करते हैं, कुछ हटके करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उसमें मेहनत करते हैं वो लोग और हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, या उनके जो लेटर्स होते हैं वो पढ़ने में जो मज़ा आता है वो अलग ही बात है। इतने सालों से आप तरह से आप सरप्राइजेस लेते हैं, तो कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है कि यार मुझे ऐसा बर्थडे आप एक दिन ऐसा मनाना है मुझे, या फिर कुछ भी बहुत यूनिक जो आप ही क्रिएट कर पाए, ऐसा कुछ है क्या? जैसे कोई भी आने वाले टाइम में कोई अपने एक आइडियल बर्थडे कि एक वो शख्स मेरे साथ रहे
और मैं उसके साथ रहूं और वो आई मीन आप उनको मिस करते हैं कुछ ऐसा, या फिर आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की हो कि यार अभी तो कुछ मेरा ये करियर है, आगे मैं कुछ ऐसा आप जिस इनकी तरह होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं कोई अब जैसे दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये है कि कोई एक ऐसे आपके फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी आपके फ्रेंड जिनको आप मिस करते हैं अपने ही बर्थडे पे, कि वो आपके साथ होते काश, जिनको आप नहीं पा पाते हैं या फिर फ़ोन पे ही सिर्फ बात होती है, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स मम डैड के अलावा कोई और ऐसे फ्रेंड? वेल बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा स्पेशल डे में साथ में रहें। मेरे डैड अभी रिटायर हो गए हैं, आर्मी में थे और अभी भी आर्मी को सर्व कर रहे हैं वो, तो वो बहुत बिज़ी रहते हैं आज भी। और मैं उनको हमेशा बचपन से मैं देखता आया हूँ कि आर्मी ड्रेस में उनको मैंने देखा है। और मैं डैड को हमेशा बोलता हूँ कि डैड जितने आप आर्मी वाले नहीं हैं उतना मैं हूँ, क्योंकि मैं तो आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी कोई स्पेशल डे होता है, अगर मेरे डैड मेरे साथ नहीं होते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है और मन ही मन में कहीं ना कहीं मैं उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ। मैंने सीखा है कि हार्ड वर्क क्या होता है। अगर मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, आपको हार्ड वर्क करना, आपके हाथ में जो है वो हार्ड वर्क है, तो आप हार्ड वर्क करो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे दोस्त, इंडस्ट्री में बहुत लोग जानते हैं कि गुरमीत मेहनत करता है, और मैं ये बिलीव करता हूँ। मैंने ये अपने आँखों से अपने आप में देखा है कि मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरे डैड को जाता है। और ऑफ कोर्स जब भी कोई स्पेशल डे होता है, जब मैं डैड को अपने बहुत मिस करता हूँ और उनको फ़ोन पे बात करता रहता हूँ कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि आपकी जर्नी इतनी आगे आ चुकी है, तो किसको अपना श्रेय देना चाहेंगे कि आप उस बंदे की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स? क्योंकि मॉम डैड तो होते ही, उनके अलावा कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कोई आपकी। जी वेल मॉम डैड तो उनके बिना तो मुझे लगता नहीं कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाता। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरी वाइफ देबीना का मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला था मैं 18 साल का था और हम दोनों बच्चे थे, और हमने तभी शादी कर ली थी, 18 साल के थे, और हमने छुप के शादी कर ली थी मंदिर में दोस्तों के साथ मिलके, घर वालों को भी बताया नहीं था। एंड देवी, एक लड़का शादी कर सकता है लेकिन एक लड़की के लिए उसके घर वालों को मनाना, एक लड़का उससे शादी करना चाहेंगे जो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको लड़की को देने के लिए सब कुछ हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। लेकिन देवीना ने तब मुझसे शादी की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं 18-19 साल का था और बॉम्बे में नया आया था। वो जो विश्वास देवीना ने मुझे दिया है, और मुझे लगता नहीं उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा, और उनका जो सपोर्ट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है, और मैं उनको बहुत परेशान भी करता रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर देवीना मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि उस मोड़ पे मेरे फ्रेंड सर्कल में 8-10 लोग थे जो एक्टर बनना चाहते थे, और आज के टाइम में वो बहुत दुख होता है कि सब लोग वापस चले गए, और मैं लगा रहा, मैं करता रहा, और उसके पीछे मुझे लगता है देबीना ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा श्रेय तो ऑफ कोर्स मैं देबीना को भी देना चाहूँगा। कहीं बाहर जाते हैं तो कितना मन मारना पड़ता है खाना खाने के लिए? हमारा तो यही पंगा है, हमारी तो रोज़ी रोटी है, रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, और रोटी नहीं खा सकते, वैसा है। लेकिन अच्छा है ना यार, हमारे एज में मुझे लगता नहीं 25 साल के बाद भी जो इंडस्ट्री के जो लड़के नहीं होते हैं, वो आप उनको देखो और आप हमसे कंपेयर करो, हम हमेशा एक्टिव आपको दिखेंगे, फिट दिखेंगे। क्योंकि आपने इतनी प्यारी बात हमसे छोटी सी कहानी बताई है देबीना और अपने बारे में, तो जानना चाहेंगे आपसे कैसे मिले, पहली मुलाकात कैसे हुई, कि किसने पहले बात छेड़ी, किसने प्रपोज किया, प्लीज़ बता दीजिए। यार सारी दुनिया को मालूम है कि हम लोग कैसे मिले, मैं और देबीना कैसे मिले, और शादी कैसी हुई, और कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि कहते हैं कि आप जो भी बोलते हो ना वो सच हो जाता है, तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ऐसा हुआ। एक दिन हम एक कॉन्टेस्ट में थे, मैं देबीना को ज़्यादा जानता नहीं था, वो डिनर कर रही थी और उनकी बगल वाली जो सीट है वो खाली थी। तो मैं आया और मैं बैठा और उनसे फ्लर्ट करने लगा, और मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरे घर वालों को मैं पटा लूँगा, तुम्हारे घर वालों को भी मैं पटा लूँगा। मैंने बोला, पता नहीं क्यों बोला, और 5 साल के बाद शादी भी हो गई। ऑफिशियली जो हमने शादी की,
तो कहने का ये है कि आप जब भी कुछ बोले सोच समझ के बोले, लेकिन मेरे लिए ये है कि मैंने जो बोला वो अच्छा वो मैंने बोला, ताकि मैं देवीना से शादी हमारी शादी हुई। एंड हम दोनों की लव स्टोरी बड़ी अजीब है। एक छोटे शहर का लड़का जब मुझे उनको एक रेड गुलाब देना था, तो मुझे जब मैं गुलाब लेके गया देवीना को देने के लिए तो उसमें खुशबू गुलाब की नहीं आ रही थी। तो गुलाब जल होता है, तो दुकान में मैंने कहा गुलाब जल है, तो उसमें गुलाब जल डाला, खुद भी गुलाब जल मैंने अपने शरीर पे भी डाला, कपड़ों में डाला और देवीना को गुलाब देने गया। तो देवीना शी इज़ लाइक वेरी मूव हर्ट उन्होंने बोला अरे इसमें गुलाब जल की खुशबू आ रही है, तूने गुलाब जल डाला है क्या? तो हमारी लव स्टोरी ना बड़ी क्यूट सी और अजीब सी है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ जो दिल में जो आए वो बिंदास करो, और देवीना जो बिलीव करती है वो थोड़ी उसको सरप्राइज़ पसंद नहीं है, उसको सरप्राइज़ दो तो उसको बता के दो। तो मैं ये इसलिए लड़ाई होती है कि यार सरप्राइज़ कैसे बता के दिया जा सकता है। मैंने एक बार बैंड बाजा बैक रोड पे, लोखंडवाला बैक रोड पे मैंने अरेंज किया, करीबन 20-25 बैंड बाजा वाले आए और देवीना का बर्थडे था, और मैं उनको वहाँ पे लेके गया, उनको कन्विंस किया, और रात को 12 बजे, आप सोचो रात के 12 बजे 20-25 लोग ड्रेस में बैंड बाजा वाले अगर बजाए, और बैक रोड तो में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, तो वो अरेंज मैंने किया और देवीना को लेके आया। और जब देवीना के साथ मैं एंटर किया, मुझे खुद शर्म आ गई, मैं वापस गाड़ी में बैठ गया कि जब उन्होंने बैंड बाजा बजाना स्टार्ट किया तो थोड़ा कॉमेडी हो रहा था। बट वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दोनों के रिलेशन में बहुत मैटर करती हैं। तब पैसा नहीं होते थे, तो हार्ट शेप के बैलून थे जो कि मैंने खुद 150-200 थे, खुद फुला के मैंने घर पे बिछा दिए थे। देवीना को वो बहुत पसंद आया था। तो हमारी लव स्टोरी बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी है, और हम जब भी बैठते हैं मैं और देवीना तो बहुत याद करते हैं। इनफैक्ट आई वुड से शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। आई मीन हम लोग एक दोस्त की तरह हैं। तो ये तो आपने प्यार की बात बताई, कभी झगड़ते भी हैं कोई कुछ सीरियस मुद्दों पे, जैसे आपने कुछ शेयर किया या आपने अपना कोई परसेप्शन रखा कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कितना झगड़ती हैं वो, और लड़ाई होने के बाद पहले मनाता कौन है? झगड़ते तो हम बहुत ज़्यादा है, हम छोटी छोटी बातों पे भी बहुत लड़ते हैं। हमारे सब लोग बोलते हैं यार ये लोग तुम लोग छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ लेते हो लेकिन हमारा ये कहना है कि प्यार वहीं होता है जहाँ पे लड़ाई होती है और छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। और लेकिन हमारा एक फॉर्मूला है, हम जो लड़ते हैं उसको लंबा नहीं खींचते। ऐसे नहीं कि 3-4 दिन बातें नहीं करेंगे, हमें मालूम है यार हम जाएंगे काम में तो बात तो करनी है, हम उसी टाइम सॉल्व करते हैं 1-2 घंटे के अंदर, और एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं और सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। हम लड़ाई लंबी देर तक नहीं रखते, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो। ये मैं सारे लोगों को भी, सारी जनता को भी यही बोलूँगा कि लड़ाई जितनी भी हो, मियाँ बीवी में लड़ाई ज़रूर होती है, लेकिन उस लड़ाई को लंबा ना खींचे, उसी टाइम आप सॉल्व करो, लड़ो, सॉल्व करो, और ताकि नेक्स्ट डे आप एक नए दिन की तरह स्टार्ट करें। क्योंकि गुरमीत ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उतना ग्लैमर है यहाँ पर, आपका किसी से भी लिंकअप कभी रहा नहीं है और आप कभी भी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? क्योंकि दिखने में आप एक सुपरस्टार ही लगते हैं और आप इतनी बेहतर फिल्में कर रहे हैं, इतना अच्छा करियर है आपका, तो ये कैसे मैनेज कर पाया कि आपने ये कंट्रोवर्सी से आप कैसे बचते रहे? वेल बस आपको ये ख्याल रखना होता है कि आपकी वो कंट्रोवर्सी बाहर ना आ जाए तो आप बचे रहेगा। होती है नहीं अरे पागल, मैं तो मर जाऊंगा अगर ऐसा। यार सबसे अच्छी बात है कि देवीना इंडस्ट्री की है और उसको भी मालूम है कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है जब वाइफ इंडस्ट्री की नहीं होती है तो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद जब आप सेट पे शूट करते हो तो आपको माहौल वैसा नहीं होता है, वही लोग समझ सकते हैं जो इंडस्ट्री के हैं। तो देवीना समझदार है और उसको मालूम है कि शूटिंग ये एक शूटिंग है और आप शूटिंग के लिए बाहर जा रहे हो, शूटिंग कर रहे हो किसी हीरोइन के साथ, तो डेफिनेटली। और ऊपर से मेरा नेचर जो है ना, वो मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। जब बचपन में छोटे से बच्चे थे, शरारती थे या थोड़ा गुमसुम रहते थे? अरे बचपन में बहुत ही शरारती था और घर वाले परेशान थे, पड़ोसी परेशान थे, कॉलोनी के जितने भी लोग थे वो परेशान थे। जहाँ से मैं गुजरता था सब लोग छुप जाते थे। एक्चुअली ऐसा होता था क्योंकि मैं बहुत ही बदमाश था। लड़ाई झगड़ों में हमारी गैंग हुआ करती थी, हम मिल के लड़ने जाते थे, मस्ती करते थे, तो बहुत ही बदमाश था मैं। लेकिन बॉम्बे आके पता नहीं क्यों इतना शरीफ हो गया मैं। जानना चाहेंगे कितने भाई बहन हैं आप, क्या बैकग्राउंड रहा आपके पेरेंट्स का, कैसी फैमिली से आया?
वेल आई एम फ्रॉम पटना और छोटा सा गांव है बिहार में, भागलपुर शहर है लेकिन उसके वहाँ पे एक गांव है जहरमपुर, एक छोटा सा गांव है, वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। एंड मेरे डैड आर्मी में थे और इसलिए डैड ने हमेशा मुझे बाहर रखा और बाहर पढ़ाई करवाई और उनके साथ ही पोस्टिंग होती रही। तो डैड के साथ साथ मैं भी एक आर्मी वाला बन गया क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ और आर्मी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, यू नो। और मेरा एक बड़ा भाई है जो कि डॉक्टर है, 1 साल का बड़ा है, कमीना है क्योंकि दोस्त है, दोस्त की तरह रहते हैं। मैंने उसको बहुत बचपन में मारा है, जब उसने भी मुझे बहुत मारा। हम दोनों बहुत लड़ते थे और यू नो भाई कम दोस्त ज़्यादा है। डॉक्टर बन गया वो, कुछ भी होता है तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वो इलाज करता है फ़ोन पे ही। और बहुत प्यारी फैमिली है, मॉम डैड का बहुत सपोर्ट रहा है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, यू नो। एक डैड जो आर्मी वाले हैं उनको मनाना कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ और एक्टर बनना चाहता हूँ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। और उनको मना पाना और अपने सपनों को सच कर पाना बड़ा मुश्किल था, यू नो। एंड फाइनली मेरे ज़िद के सामने वो हार गए और उन्होंने कहा कि तुझे बॉम्बे जाना चाहिए और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। तो शुरुआत जो है मेरे डैड मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आपने बताया आपके डैड आर्मी में थे और भैया ने आपके डॉक्टर बनने का सपना देखा और डॉक्टर हैं भी, तो आपने कैसे समझा कि आप एक एक्टर बन सकते हैं? कैसे मन में ये ख्याल आया, कौन सा एक्टर देखा, किसने इंस्पायर किया और कब ये कहानी दिमाग में चली चलो यार ये डू समथिंग डिफरेंट, कुछ शेयर करना चाहिए? यार मुझे एक ही कहानी याद है कि मैं क्लास 1 में था और टीचर ने सबसे बच्चों से पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे, तो सब लोग बोल रहे थे डॉक्टर, इंजीनियर, और मैं बेंच पे खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो सब लोग, मुझे आज भी याद है, मैं आसाम में था और सब लोग हंसने लगे, लेकिन वो दिल से कही हुई बात थी, मुझे एक्टर बनना था। आई डोंट नो कि वो कब मेरे दिमाग में वो बात आई कि मुझे क्यों बनना है, किस लिए बनना है, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो मैंने बात कही तो शुरुआत तभी से हो गई थी, यू नो। ड्रामा जब भी कुछ एक्टिंग को लेकर कुछ होता था तब मैं पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स में, एक्शन में, डांस में मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा होता था और ख़ुद की तैयारी कर रहा होता था। और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा मैं दिल खोल के मैं बोलता हूँ कि मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब भी, आज भी जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं बैंड स्टैंड जाता हूँ और उनका बंगला देखता हूँ और मुझे एक ऐसी एनर्जी आती है कि शाहरुख खान दिल्ली के, और वो दिल्ली के थे और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और यू नो आज वो इस सदी के सुपरस्टार है, यू नो। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और आई मीन वो मुझे इंस्पायर करते हैं, यू नो, आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने बहुत वो ताकत दी कि सपने सच हो सकते हैं, यू नो। और आज मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। यस। कभी आप उनसे मिले भी? ऑफ कोर्स मैं उनसे मिला हूँ और जाहिर किया है मैंने अपना प्यार उनकी तरफ से। और बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एंड यू नो ऑफ कोर्स जब भी मौका मिलता है मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। गुरमीत, जानना चाहेंगे आपकी, जैसे आपने अभी खामोशियाँ की मिस्टर एक्स, तो अभी क्या क्या है पाइपलाइन में और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आप करना चाहें, किन के साथ काम करना चाहेंगे और अभी आने क्या क्या वाला है? वेल विशेष फिल्म ने मुझे लॉन्च किया खामोशियाँ। एंड टीवी की जो जर्नी थी वो बहुत ही उम्दा रही, बहुत ही अच्छी रही। और टीवी ने मुझे सब कुछ दिया और वहीं से मुझे विशेष फिल्म ने मुझे देखा और मुझे लॉन्च किया लास्ट ईयर। एंड वहाँ से शुरुआत हो गई है बॉलीवुड की। बॉलीवुड में आप एक नई जर्नी है जो मैंने शुरू की है और यहाँ पे यू नो आपको बहुत सोच समझ के हर कदम लेना चाहिए। एंड अभी जो मैं फ़िल्म शूटिंग कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम लाली की शादी में लड्डू दीवाना जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं एक प्रिंस, मॉडर्न प्रिंस प्ले कर रहा हूँ। एंड जो टीवी में जो ऑडियंस है, जो जनता मुझे देखना पसंद करती है, वो मैं वहाँ पे किरदार प्ले कर रहा हूँ। आई कांट टॉक अबाउट यू नो अपनी मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लोगों को मज़ा आएगा। उसकी शूटिंग चल रही है, शूटिंग ऑलमोस्ट हो गई है, हमें कुछ पैच वर्क शूट करना है। एंड 1-2 सब्जेक्ट और है जो कि मैं शायद साइन कर लूँगा और ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। इतना टीवी का काम करने के बाद आपको फिल्मों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है या काम अपने आप आ रहा है? वेल ब्रदर, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि
जितनी मेहनत जब मैं नया नया बॉम्बे में आया था वहाँ पे तब बहुत मेहनत करता था कि मुझे एक ब्रेक मिल जाए। आज भी मैं उससे डबल मेहनत करता हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है मैं डबल क्या मैं मैं उस टाइम अगर जब मैं नया आया था कुछ पिक्चर्स में मैं हर प्रोडक्शन हाउस में जाता था, बोलता था मुझे ब्रेक चाहिए। आज के टाइम में जब आप टीवी भी कर चुके हैं लेकिन आप में वो मेहनत वो लगाव जो वो हमेशा रहना चाहिए। तो आज भी मैं उससे डबल मेहनत कर रहा हूँ। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मन नहीं कर रहा है आपसे इस कन्वर्सेशन में खत्म करने के लिए, लेकिन आपको एक पर्सनल टाइम और थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सारे सवालों का इतने बड़े प्यार से और बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।